जिंदगी के सफ़र में कोशिश करना मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ही आपको एक दिन सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको भाई पुनीत, आपका आधार मैथ इंडिया पे स्वागत करता हूँ। और आज बात करने वाले हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इसमें आप जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो हम इसमें एक झलक यहाँ देख लेते हैं कि किस रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या होती है उनका क्या क्या मान होता है। देखिए, वर्गमूल का मान देखते हैं। √2 का मान क्या होता है? 1.412। मतलब कि इसके बाद जो पॉइंट के बाद हम बोलते हैं उसको हम कैसे बोलते हैं? 1.4142 ही बोलेंगे, इसके ना कि 41, 42 इस तरीके से बोलना हमारा गलत होता है। इसको बोलने का सही तरीका यह है 1.4142 ही हम इसको सही रूप में बोल पाते हैं। इस तरीके से 3 का और 5 का और 7 का और 8 का मान दिया हुआ है यहाँ। इसको हम अच्छे से एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जिससे आगे वाले क्वेश्चनों में हमें कभी भी गलती नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसी एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें इसमें ये बताना है कि रूट जो 2 है हमारा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे इसे? यदि हमें कोई बोलने लगे कि अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसे सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, इसको आसान सा तरीका मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इसका पहले तो √2 का मान हम कैसे निकालें, ठीक है ना। और उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके रूट के मान को हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करें। तो पहले हम देखिए यहाँ पर इसके रूट के मान को यहाँ निकाल देते। किस तरीके से मैंने बताया था ना, हम एक भागफल विधि के यूज के द्वारा यहाँ पर बड़े से बड़े क्वेश्चनों को हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए किस तरीके से हम उसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 √2 का मान हमें मान निकाल कर बताना है क्या आने वाला। देखिए, यदि मैं √2 को भाग दूँ तो इसका सबसे आसान तरीका मैं यहाँ बताया, तो इसके √2 से बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि इस तरीके से भाग दिया जाता है उस संख्या को कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को उसी संख्या में हमें गुणा करनी भी पड़ती है और उसको फिर जोड़ना भी पड़ता है। जैसे देखिए, यदि हम 2 को इसे भाग देना चाहें तो किस तरीके से इस कौन सा ऐसा टेबल लें जो 2 भी आ जाए और उसको जोड़ने पर 2 आए। देखिए, 1 एकम 1, यदि 1 का 2 एकम 2 तो कर सकते थे, पर 2 और 1 जुड़कर 3 हो जाते, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि यहाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम टेबल यहाँ क्या पढ़ सकते, क्योंकि हमें जिस अंक को टेबल लेना है, जिसको भाग हमें डिवाइज़र बनाना है, उसी को हमें यहाँ पर जोड़ना भी पड़ता है और वो संख्या इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? 1 एकम 1, यहाँ तो 1 आ गया ना। यदि मैं यहाँ पर 2 ले लेता तो हमें नीचे भी 2 ही लेना पड़ता, 2 दूनी 4 हो जाते। इसलिए हम यहाँ पर 2 को नहीं लिया है, ना कि यहाँ 1 ले सकते, यहाँ हमारा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इस विधि में हमें यही चीज़ जाननी है कि जिस संख्या को हम डिवाइज़र ले रहे हैं उसी संख्या को हमें उस संख्या में भाग देना होता, गुणा करनी होती है और उसी को जोड़ना होता है। तो देखो, 1 एकम 1, हम यहाँ 1 ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? 1। कितनी बार टेबल चला है हमारा? 1 पर। ये हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या लिख रहे हैं? ऊपर। देखिए, 1 एकम 1 यहाँ आ गया ना हमारा। अब बताइए इसमें से क्या बचा? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बच गया यहाँ पर। और इन दोनों को क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पर? इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1 और 1 कितने हो जाते हैं? 2। इसमें एक रूल और है, या यदि हमें यहाँ कभी 0 की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर 2 0 एक साथ जोड़ते हैं। हमेशा 2 0 एक साथ जोड़ेंगे। ये 2 0 यहाँ पर असीमित होती है, कितनी भी संख्या जब तक हमें ज़रूरत पड़ती है उतनी बार हम 2 0 को एक साथ ही नोट करेंगे। यहाँ पर 1 0 को सिंगल नहीं तार सकते हैं, इसका रूल ये भी बताता है। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब हमें इसका 2 का टेबल पढ़ने के लिए तो संख्या कम है, तो इसको हम यदि इसकी बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? यहाँ पर 2 0 एक साथ तारेंगे। इसमें क्या करते हैं? 2 0 को एक साथ नोट करते हैं, क्योंकि हमने एक बार तो टेबल पढ़ ली। अब हमें क्या लगाना पड़ा? यहाँ 0 लगाने, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। यहाँ उस सिंपल भागफल विधि में क्या करते थे हम? 1 0 तारते थे, यहाँ पर तारनी पड़ती है 2 0। तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर किस तरीके की संख्या लेनी है हमें यहाँ पर, जिसको हमें यहाँ पर जोड़े भी क्या करना है? उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है, उसी संख्या को यहाँ लिखेंगे और उसी संख्या के यहाँ गुणा करके जोड़ेंगे।
तो यहाँ पर इसको दो में मैं ऐसी कैसी संख्या लगाऊं जो वो संख्या बन जाए। देखिए यदि मैं यहाँ पर 5 लगा लेता हूँ तो मुझे यहाँ 5 से ही गुणा करनी पड़ेगी, और 25 पंजे कितने हो जाते हैं 125। ये तो ज़्यादा हो रही है सोच है, तो हमारा भाग नहीं जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर यदि मैं 4 को लेना चाहूँ तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 से नीचे 4 से ऊपर, इसकी तो यहाँ पर गुणा भी करनी पड़ेगी और इसको यहाँ जोड़ना भी पड़ेगा आगे के लिए। ठीक है, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौक 96 वैसे भी होते हैं। तो 96 हमारा 100 से कम आ रहा है और हमें यहाँ 4 लेने के लिए सही लग रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ 4 यहाँ लिया और 4 यहाँ। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं हम जोड़ के भी लिखते हैं यहाँ पर। इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो 24 चौका कितने हो जाते हैं 96, तो ये 96 में से 100 में से 96 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 हमारा बच चुका है यहाँ पर। और इसका क्या करना है हमें, 4 दूनी 8 यहाँ जोड़कर नीचे लिख देते हैं, 2 का तो 28 आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब 4 बचा हुआ है हमारा, ये वाली तो 0 ले चुका हूँ, अब ये वाली 0 का नंबर है, 2 0 एक साथ ही नोट करनी होती हैं यहाँ पर। देखिए यदि मैं यहाँ पर 28 है, यदि 28 में यहाँ पर 2 की गुणा करता हूँ तो 2 की नीचे करनी पड़ेगी, तो 280 का मतलब है 28 दूनी 56, मतलब 560 के लगभग आ जाएगा यहाँ पर ये मार। पर हमें तो इस 4 से ये तो कम है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 की जगह 1 ही लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 एकम 1, ठीक है ना, 1 अट्ठे 8 क्या आ जाएगा, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, यही संख्या हमारी वापस आने वाली है। ठीक है ना, अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी संख्या को मुझे क्या करना है, यहाँ जोड़कर भी यहाँ लिख देना है। देखिए 1 और 1 2, 8 का 8 और 2 का तो 182 यहाँ संख्या ये बन चुकी है अब हमारी डिवाइडर के रूप में। और यहाँ पर इसको मैं इसमें से घटा दूंगा। देखो तो में से 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये संख्या यहाँ पर आ चुकी है अब हमारी। अब हमारी ये संख्या 0 बची हुई है। अब हम यहाँ पर जब भी हमें कोई संख्या की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ 2 ही 0 नोट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा यहाँ एक इकाई की जगह दहाई का अंक पड़ जाता है। तो 2 0 मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब देखिए ये क्या है संख्या 282। इस संख्या में मैं किस संख्या की गुणा करूँ, जो संख्या हमारी ये इसके आसपास है उसके यहाँ पर भी वही संख्या लिखनी पड़ेगी। इसको पहले तो हम संख्या बना देते हैं, कौन सी संख्या बनाए। देखिए यदि इसको मैं देखूँ, यदि मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कितनी बार गुणा कर सकता हूँ इसकी। देखिए यदि मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ, देखिए 2800 है ना, 2800 को यदि मैं 3000 मान लूँ, 3000 की मैं 4 में गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, लगभग 12000 के लगभग आ रहा है। और ये कितना है हमारा 11900। तो इसका मतलब हमारी ये गुणा सही ठीक ठाक फिट हो रही है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर इसमें 4 की गुणा यहाँ कर सकता हूँ। तो इसे आप अच्छे से समझ रहे हैं। कोई चीज़ समझ ना आए वीडियो को रोक के दोबारा देख सकते हैं प्यार से। यदि आशा है पर आप इसको 2 बार देख लोगे तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और अभाज्य संख्या से अपरिमेय संख्या से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे चुटकियों में ख़त्म कर दोगे। तो देखते हैं, देखिए 4 और 4 की मैं इसमें गुणा करने वाला हूँ। मुझको ये संख्या बनानी है, क्योंकि 4 चौक 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, और 4 दूनी 8 और 3 11। ये संख्या हमारी आ चुकी है इनका गुणा। अब इसको क्या करना पड़ता है, हमें जोड़कर नींगे लिखने पड़ता है। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 2 का 2, 8 का 8, 2 का 2। ये संख्या हमारी आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए ये इसमें से इसे घटा देता हूँ तो 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 9 जाएंगे 0, और 9 में से 2 जाएंगे 7। ये संख्या हमारी बच चुकी है। अब हमें यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर का भी लिखा नहीं है, हमने थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है, हमें इसको भी साथ के साथ लिख कर चलना है। तो देखिए हमने क्या लिखा था पहले 1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 4, और उसके बाद देखते हैं क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर मैं यदि 2 0 उतारनी है हमें यहाँ पर, कि एक बार और टेबल चलाना है हमें, एक बार और टेबल चलाना है तो इसका मतलब है हमें इसमें ऐसी संख्या देखनी होगी, उसी की हमें यहाँ गुणा करनी है, उसी संख्या को लगाकर एक संख्या बनानी है। देखिए 28 ये संख्या है 28। इसमें यदि मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, 5 तो 5 से ही मुझे गुणा करनी पड़ेगी। लगभग ये कितनी है 30,000 के लगभग हमने यहाँ मान लिया है। ये 30,000 की मैं 4 में गुणा करूँ, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1,20,000 हो जाएंगे ये तो। पर हमें संख्या कितनी लेनी है 70,000 के लगभग आसपास ही लेनी है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, जो हमारा टेबल ठीक ठाक पड़ जाए। तो इसका मतलब है हम इस संख्या को 30,000 को यदि मैं यहाँ पर
2 बेर गुणा कर देता हूँ इसकी, 3 बेर करता हूँ तो 3 3 90,000 हो जाते हैं, तो ज़्यादा है, तो 2 बेर ही करने में तो 60,000 के लगभग आ रहा है, 70,000 के सबसे नज़दीक ये संख्या आ रही है। तो इसका मतलब है हम 2828 में क्या करेंगे, इसमें 2 की गुणा कर लेते हैं ऊपर, 2 की नीचे। देखिए 2 दूनी 4, क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, 2 दूनी 4, 8 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हमारी संख्या ये आ जाती है। यदि इसको हम टेबल को 3 बार पढ़ लेते तो ये संख्या हमारी ज़्यादा हो जाती, जो हमारी किसी भी काम में नहीं आ पाती। देखिए इसमें यहाँ घटा देता हूँ, 0 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 6 जाएंगे 3, और यहाँ 13, कितना बचा था 13 में से 5 जाएंगे 8, और 9 में से 6 जाएंगे 3, और 6 में से 1, इतनी संख्या हमारी ये बची हुई है अभी। पर क्या ये टेबल आगे पढ़ा जा सकता है, इसको हम यहाँ यदि जोड़कर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा 8, तो ये संख्या हमारी यहाँ बन जाती है दोबारा से डिवाइजर के रूप में। इसको हम फिर दोबारा से, ये भाजक बन चुकी है, पर ये क्रम हमारा आगे तक नीचे तक बढ़ता रहेगा, और ये क्रम हमारा नीचे तक आगे तक काफ़ी दूर तक पहुँचता चला जाएगा। इसमें अब हमारा कितनी बार आया, 2 बार, तो ये क्रम को हम 4 अंक के बाद इसको इस तरीके से निरंतर चलता रहेगा। इसको एक कह सकते हैं हम, जिस संख्या का जो अशांत प्रकृति की हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत प्रकृति का, तो उसको कैसी संख्या कह सकते हैं हम, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर बता चुका हूँ मैं आपको किस तरीके से इसका मान निकालना है, और हमें पता है परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसी होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या बोलती है कि वे सभी संख्याएं जो p बटे q की फॉर्म में हो, ये p बटे q के रूप में बदल जाए, या वो शांत प्रकृति की हो। कैसी प्रकृति की, शांत प्रकृति की, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, शांत प्रकृति की, या दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो, या कैसा हो, या उसका एक निश्चित वो निरंतर एक ही चीज़ क्रमवार चलती रहे, मतलब कि 3 3 3 3 एक ही अंक को या 2 ही अंक को निरंतर चलता रहे। शांत प्रकृति की, या अशांत हो, समान और अशांत, समान हो, समान संख्या अशांत हो, अशांत, मतलब कि वे सभी संख्याएं हो सकती है। जैसे कि अब इसमें कौन कौन सी संख्या, जैसे कि 2/3 जो p बटे q की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसे रैशनल बनाया जा सके। परिमेय का मतलब ही रैशनल होता है। पर इसको आप देखिए, ये इसमें मैंने इतने सारे आपको ये 4 चीज़ बता दिया कि ऐसी ऐसी संख्या होगी तो वे परिमेय मानी जाएंगी। पर कौन कौन सी होंगी, जैसे कि p शांत प्रकृति की, मतलब कि इसको मैं शांत प्रकृति की हो सकती है 2.5 हो, 6 हो, 2 अंकों के बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है, दशमलव प्रसार जिसका शांत हो, इस तरीके की। जो असमान प्रकृति की हो, जैसे कि 0.333 चला जा रहा है, या 0.666 चला जा रहा है, या 0.5656, कोई अंक 2 अंक या 3 अंक क्रमवार एक ही जैसे आ रहे हों, वो भी हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। पर अब हम परिमेय के बाद अपरिमेय के बारे में बात कर लें। अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, वो वे सभी संख्याएं जिनका p बटे q के फॉर्म में ना लिखा जा सकता, p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके और वे सभी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, प्रसार अशांत हो, अशांत व असमान, दशमलव प्रसार अशांत भी हो और असमान भी हो, और साथ ही क्या, वे सभी अभाज्य संख्या जो रूट में, मतलब कि वर्गमूल में हो, अंडर रूट में,
ये सब कैसी कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या की हमारी डेफिनेशन और हम इसको अच्छे से समझ चुके हैं। तो अभी दो चीज़ों के बारे में समझने के बाद आप इस तरीके के कभी आपका पूछे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे। वो कैसे दोगे मैं आप आने वाले क्वेश्चनों में आपको बताने वाला हूँ। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको 2-3 बार पढ़ के इसको समझ ले। मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। तो वे सभी संख्याएं परिमेय कौन कौन सी होंगी जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, मतलब बटे में लिखी जा सके, और जिनका दशमलव प्रश्न शांत और समान प्रकृति का हो, निरंतर बढ़ता जा रहा हो। देखो शांत हो सकता है इस तरीके से या फिर अशांत होगा तो इस तरीके से एक ही संख्या या दो ही संख्या 3 संख्याओं को बराबर उसी क्रम में बदल के आ रही हो। अपरिमेय होने के लिए वो P/Q की फॉर्म में तो लिखी नहीं जा सकती हैं। साथ में क्या है, वे सभी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। अशांत का मतलब कैसा है, अशांत क्या होता है, अशांत कौन सी होती है, अशांत वे सभी संख्या होती है जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1.235893142। इस तरीके से ये क्रमवार कोई भी इनका क्रम नहीं है। देखिए इनका कोई क्रम थोड़ी है, कोई भी संख्या रिपीट थोड़ी हुई है। यदि इस तरीके से होती 1.232323 तो ये कैसी हो जाती है, एक रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या हो जाती। पर ये कैसी है, एक अपरिमेय, ये रेशनल नंबर हो जाती है। तो इस चीज़ को तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे, पर मैं आगे इन चीज़ों को आने वाले क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और इसको भी आप समझ पाएंगे। देखिए अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, और वे सभी संख्याएं जो अभाज्य हैं, जो जिनका कोई गुणनखंड ना हो सके और वो रूट में हो, तो वे कैसी कहलाएंगे, देखते ही हम बोल देंगे अपरिमेय। जैसे कि ये संख्याएँ हैं और आगे भी ऐसी संख्याएं होती हैं। तो इसको सब बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। और इसी क्वेश्चन के तरीके से आप 2 का क्या देखिए 1.2.12 आया है। इस तरीके से हम भाग विधि से करने पर, लंबी भाग विधि से, हाँ ये इसी तरीके से इसमें भी इन 3-4 अंक जो बचे हुए हैं ये आपका होमवर्क में है। इनको आपको होमवर्क में करके देखो, कल क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो इसको मैं अब यहाँ रफ कर देता हूँ और चल देखिए हमें इन्हें बता तो दिया क्या करने के लिए बोल दिया, इन्हें सिद्ध करने के लिए बोल दिया। हमें पता है जो भी अभाज्य संख्या रूट में होंगी वे क्या कहलाएंगी, सभी अपरिमेय संख्या। पर वो कैसे कहलाएंगी उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए यदि √5 है, ये कैसा है √5, यदि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख लें, क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। पहले P/Q में लिख के यह एक परिमेय संख्या मानी है। इसको हम एक पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्या मानने के बाद इसका क्या करने वाले हम, वर्ग। इसका क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, √5 का भी और P/Q का भी वर्ग कर देते हैं। क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसको हमने वर्ग कर दिया है। वर्ग करने का मतलब है वर्ग से हमारा वर्गमूल कट जाता है और ये क्या आ जाएगा, 5 तो यहाँ आ गया, P² Q का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम आगे, यदि P/Q है इसका मतलब है 2Q यहाँ पर है, 2P यहाँ पर है। यदि एक Q को मैं इधर भेज दूँ, इसे 5 की तरफ, Q1 मैंने इधर भेज दिया, क्योंकि बटे की चीज़ बराबर का निशान क्रॉस करेगी तो कहाँ आ जाएगी, गुणा में। तो ये गुणा में आने के बाद तो यहाँ P का तो स्क्वायर आ जाता है और एक Q आ जाता है सिंगल। क्या अब हम ये बता सकते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, तो देखते हैं अब क्या आएगा। तो अब हम यह सिंपल तरीके से तो बोल सकते हैं 5Q बराबर P²/Q। देखिए यदि ये आ रहा है तो अब हम क्या बोलेंगे, ये संख्या जो 5Q है एक पूर्णांक है और ये इसके बराबर नहीं है। देखिए 5Q हमें पता है, जहाँ 5Q एक पूर्णांक है, जबकि P²/Q में गुणनखंड कोई गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं है। क्या नहीं है, कॉमन मतलब समान नहीं है, गुणनखंड समान नहीं है। जब इन दोनों में इसके आपस में कोई भी गुणनखंड समान नहीं है तो यह
कैसी संख्या है एक, ये तो एक पूर्णांक है और ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यदि ये एक अपरिमेय, इनके गुणनखंड कोई भी समान नहीं है इनके, तो हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या होगी। पर हमने तो माना है, इसका मतलब जब इसका समान नहीं है तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब इसका मतलब हमने जो माना है, हमारी जो हमने संख्या मानी है P/Q एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना गलत है। जहाँ कह सकते हैं जो संख्या हमने यहाँ मानी है हमारा अनुमान गलत है या विरोधाभास है, गलत है, तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। और आपको पता है, और साथ में मैं यहाँ एक स्टार लगा कर और लिख देता हूँ जिसको आपके क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो अंडर रूट अभाज्य, वे सभी अभाज्य संख्याएं जो वर्गमूल में रूट में हो, वे अपरिमेय कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही वाला हो जाता है। इसको अच्छे से आप समझ पाए होंगे और इसको इसी तरीके से हमें समझना है, कुछ अलग से हमें ऐसा नहीं लिखना। इन क्वेश्चनों से ही इसके 4 लाइन हमें लिख देनी है और आगे चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है। इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह अपना वही 3 + 2√5 है। इसको क्या मान लेना है हमें, P/Q के रूप में, मतलब कि परिमेय संख्या माना को परिमेय संख्या माना है। इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया है। जब इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसका मतलब क्या, इसको यदि मैं 3 को इधर ले जाऊं, ये √5 को हम तो पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। तो देखिए यहाँ क्या रह जाएगा 2√5 और ये P/Q, ये प्लस का है ना, जिसके आगे कुछ नहीं वो भी काय का होता है, प्लस का। तो प्लस का बराबर का निशान के बराबर में जाता है तो वो कैसा हो जाता है, माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, और 3 है यहाँ पर सिंगल, उसके नीचे कुछ नहीं है। यदि हम यहाँ पर इसमें 1 लगा लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा कुछ, क्योंकि मैंने बताया कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, क्योंकि हर वो नेचुरल नंबर जिसके कुछ नहीं, संख्या चिन्ह कुछ नहीं है, वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि बटे में 1 माना जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है, अब हमको इसको चाहिए कि ये भी क्या है, गुणा में। हमें किसकी चाहिए, इसको केवल। तो इसको 2 को भी कहाँ पहुँचा देंगे हम, बटे की, गुणा की चीज़ नीचे जाएगी बटे में। तो P/Q कहाँ जाएगी, इसकी गुणा, ये दो घर हैं तो दोनों घरों में ये बराबर बराबर बढ़ जाएगी। 2Q यहाँ पर आ गया, 3/2 यहाँ आ गया। ठीक है ना। अब इसका ये आ गया। अब हम कह सकते हैं ये जो संख्या है एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखना है हमें यहाँ पर, P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना है वो एकदम गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो आगे देखते हैं। इसका मतलब है संख्या अपरिमेय है। तो हमारी कल्पना कैसी हो जाती है, कल्पना
गलत सिद्ध हुई कि 3 है यहाँ पर, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है। तो आशा है इसे भी आप अच्छे से समझ पाए हैं और इसको इसी तरीके से हम करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सा, इसको पहले तो परिमेय मान लेना। परिमेय मानने का मतलब है सब P/Q की फॉर्म में हमें बराबर में रख देना है। उसमें जो प्लस का निशान है या माइनस का निशान है, जो सिंगल संख्या को हम इधर ले जाएंगे जब तक कि वो रूट में अकेली संख्या ना बच जाए। जैसे यहाँ पर 2 बचा था, उसको भी हमने अकेला 2 बचा लिया। 2 यहाँ पर चला गया गुणा में, नीचे की तरफ दोनों में। ठीक है ना। अब P/2Q और 3/Q एक परिमेय संख्या हम है, लेकिन जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो हमारी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। यदि देखिए, यदि मैं 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 में यदि मैं अपरिमेय संख्या कैसे जोड़ दूँ? तुम्हें पता है कि 5 का क्या है 2.23 और ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। यदि मैं इसमें 3 और जोड़ दूँ तो क्या आएगा? 5.2333। कुछ अनंत तक आने वाला है, कुछ नई संख्या है। तो इसका मतलब ये जब अपरिमेय है, ये संख्या क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में कोई भी नेचुरल नंबर जोड़ते हैं तो क्या आएगा? अपरिमेय ही। तो ये क्या आ रही है? अपरिमेय। तो ये भी क्या आने वाली है? एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका हम मान चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से यहाँ रफ करके इसको बता देता हूँ। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चनों को आप खुद स्वयं करेंगे। कि परिमेय संख्या है कौन कौन सी? देखिए क्वेश्चन इसमें हमें 3 संख्या दी हुई है, 1/√2। उसके बाद दूसरी दी हुई है हमें 7√5। तीसरी संख्या दी है 6 + √2। ये 3 संख्या है। इसमें क्या बताना है? सिद्ध कीजिए कि संख्या अपरिमेय है। इनको अपरिमेय सिद्ध करना है हमें। अब यदि हमने आपको सिद्ध करने का तरीका सीधा बता दिया है कि कौन सी संख्या अपरिमेय होंगी और कौन सी नहीं, तो इसको आप अच्छे से जान पा रहे हैं। मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का बहुत आसान तरीका ये है कि हमने जो पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ लें। यदि वो आपने क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं तो इसको भी आप समझ पाओगे। इसमें तीनों ही संख्याएँ क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो देखिए, पहले यदि हम इसको ले लें, इसको लेने का मतलब है हम एक क्वेश्चन एक को ले लेते हैं, 1/2 हमने मान लिया। यदि हम इसको गलत सिद्ध करना चाह रहे हैं तो पहले से सही सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यदि वो सही नहीं होता तो इसका मतलब गलत तो होगा ही। तो इसको क्या माना? P/Q को परिमेय माना। इसको क्या मान लिया हमने? परिमेय मान लिया संख्या। तो यदि परिमेय मान लेते हैं हम तो इसका मतलब क्या है? इसको दोनों एक जैसी हो रही हैं और इसको मैं ले जाता हूँ इधर। देखिए, बटे के इसको मुझे कैसा बनाना है? सिंगल संख्या। तो यदि बटे के निशान के नीचे, यदि जो नीचे वाली संख्या है गुणा, ये कैसी है? भाग में, तो कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। और ऊपर वाली कहाँ पहुँच जाएगी? नीचे। और नीचे वाली कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो Q तो आ गया यहाँ पर ऊपर, P आ गया यहाँ नीचे, और √2 पहुँच गया इधर। पर अब भी तो ये परिमेय है। देखिए, यदि 2/3 लिख लो या 3/2 लिख लो, रहेगा तो ये परिमेय ही। तो इसका मतलब ये अब भी परिमेय है, क्योंकि हमने तो ये संख्या का कोई मान तो है ही नहीं, इनको तो हमने माना ही है। तो ये अब भी परिमेय ही है। ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब यदि आपको पता है P/Q
अपरिमेय संख्या है, पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का मान हम यहाँ लिखते या हम कोई ऐसा बता दें कि देखिए √2 का मान क्या 1.4142 इसका मान होता है, जो एक निश्चित असमान और असमान प्रकृति का होता है। देखिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है, जो कि एक जिसका मान जो है Q/P, और √2 एक हमने कैसी मानी, एक अपरिमेय संख्या। यदि हम इसको अपरिमेय मान लेते हैं तो देखिए क्या लिखना है वो हमें यहाँ पर। देखिए यदि हमारा Q/P परिमेय संख्या है, क्या है P/Q परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 कैसी संख्या है हमारी, अपरिमेय। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। गलत सिद्ध होगी तो क्या कह सकते हैं, तो √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर ये यहीं की यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इसको मैंने इसी तरीके से हमें इसको आगे भी बताना है। तो आगे आने वाले, अभी देखो इस क्वेश्चन को आपको यहाँ खुद करना है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को रफ करना पड़ेगा, और इसमें रफ कर रहा हूँ। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन को, इसको क्या करना है, ये क्या है इसका होमवर्क, ये होमवर्क है आपका। कल इसको मैं इसका आंसर देखूंगा। देखिए तीसरा 6 + √2, इसको भी हमें वही करना है। क्या करना है, इसे P/Q के रूप में लिख दें, को परिमेय माना। यदि इसको हम परिमेय मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमें इसका ये अपरिमेय, इसका हमें पता है, तो इसके बटे में कर देना सब चीज़ों को। इसे सिंगल तो ये प्लस की संख्या इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस में P/Q -6। 6 है तो यहाँ पर भी माइनस है। देखो अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, वही चीज़ जो पहले लिखी थी हमने, P/Q -6/1। एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी परिमेय होगी। लेकिन हमें पता है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। तो कह सकते हैं, तो कह कि क्या है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं और कर पाए हैं अच्छे से। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, इस
क्वेश्चन को तो हम इस क्वेश्चन के एक्सरसाइज को हम समाप्त कर चुके हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे और तीसरे क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट दिए हुए थे, तो हमने इनको तीनों को कर दिया है। इसको आपको होमवर्क में करना है। और तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 1.4 पर, जो के छोटे छोटे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पर हम इन 4 क्वेश्चनों में इसके पूरी तरीके से इसको अच्छे से समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसको यदि आपको मैं बता दूं, यदि कोई ऊपर संख्या दी हुई है 1 2 3 5, ये कोई 3, ये इस तरीके की कोई भी संख्या दी हुई है और उसमें हमें यहाँ पर इसको दशमलव में लगाना है। दशमलव लगाने का मतलब ये होता है कि दशमलव तभी ऊपर लग सकती हैं जब भाग में 2 और 5 की गुणा हो, कि 2 और 5 मिलकर ही गुणा कर ही हमें 10 बनाते, और 10 बनने का मतलब है ऊपर जाकर हम उन्हें गुणा कर। जैसे कि 100 यहाँ पर 24 लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पर हमारी 1 0 है। 1 0 का क्या मतलब है कि 1 0 से भाग देने का मतलब है, इसको भाग आसानी से दिया जा सकता है। 1 0 है तो 1 अंक के बाद 1 पॉइंट लगा दो, इसका क्या 1.2.24, ये इसका ये आ जाएगा। यदि इसमें ये होता यहाँ पर 2 0 होती तो यहाँ क्या करते हैं हम 1 2 0 है तो ऊपर वाले अंकों को गिनते 2 1 2, 2 अंक के बाद क्या लगा देते 1 पॉइंट, ये आ जाता। यदि मैं यहाँ पर 1 2 4 यहाँ है, यदि यहाँ मैं 3 0 लगा दूँ तो अब क्या आने वाला है 1 2 3 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम 1 0 और लगा देते हैं यहाँ पर, और इस 0 का यहाँ कोई मान नहीं होता है। यदि किसी अंक के पहले 0 है तो उस अंक का कोई मान नहीं है। यहाँ पर कितने भी 0 हम बढ़ा सकते हैं, पर ये अच्छा नहीं लगता है हमारी, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते हैं। केवल 1 0 को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि 5 0 लिख दिया, इसका कोई मान नहीं है, ठीक है। पर 0.5 लिख दिया, इसका मतलब इसका कोई एक पता चल रहा है कि 0.5 का मतलब है 50 पैसे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए यदि 1 रुपया है, 1 है ये, 1 के आगे यदि मैं पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट 0 है, कितनी 0 बढ़ा लो, पॉइंट के बाद कितनी 0 बढ़ा लो, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार यदि मैं 1 को 1 पे 1 रुपया तो ऐसे लिख देते हैं, तो 1 पैसा कैसे लिखते हैं और 10 पैसे कैसे लिखते हैं कि पॉइंट के बाद, यदि दशमलव के बाद पॉइंट लगा हुआ है यहाँ दशमलव, उसके बाद यदि हम एक अंक 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है इसके आगे मैं कितनी भी 0 बढ़ा सकता हूँ। पर ये रहने वाला है 2 अंक को देखकर 10 पैसे। कैसे हैं ये 10 पैसे, ये 10 रुपये नहीं है, ये है 10 पैसे। यदि 2 कर देता हूँ तो 2 पैसे, यदि मैं 0.3 कर देता हूँ 30 पैसे, यहाँ कर देता हूँ 50 तो 50 पैसे, तो यहाँ कर देता हूँ 75 तो 75 पैसे। इसी तरीके से पैसे बन जाते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि 1 पैसा क्या होगा, 1 पैसा कैसे लिखेंगे, 0 दशमलव लगाएंगे, 0 के बाद दशमलव लगाने के बाद यहाँ क्या लिखूँगा मैं 0 और 1, ये क्या है 1 पैसा। यदि 2 पैसा लिखने होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पैसे, 1 0 को छोड़कर ये हमारे पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं इसके पॉइंट के बाद। पर 1 पैसा लिखने के लिए हमें 1 0 नीचे छोड़नी पड़ती है, ठीक है ना। यदि 11 पैसे लिखने होंगे तो मैं क्या लिखूँगा 1 1 11 पैसे, 0 पॉइंट यदि 9 लिखा हुआ है तो भी ये 90 पैसे हैं, और 0.90 लिखा हो तब भी ये 90 पैसे ही होंगे। इसको तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। पर सीधा सीधा मेरा बताने का मतलब यही है, ऊपर दशमलव तभी लग सकती है जब नीचे 2, जितने 2 हों उतने ही 5 हो, ठीक है ना। 0 दशमलव बनने का मतलब है नीचे जब भागफल में भाजक के रूप में 0 और 5 हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ी सी छोटी सी बात कि इस संख्या को 0 दशमलव लगने के लिए भाजक के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक है, निश्चित आवश्यक है। तो क्या लिख दूंगा मैं, दशमलव लगाने के लिए भाजक के रूप में 2 और 5 का होना आवश्यक या अनिवार्य होता है,
ठीक है ना, तभी हमको इसको पॉइंट बना सकते हैं, वरना नहीं। तो देखिए अब इसका क्या हम पॉइंट वो बना सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या मत लिखो, यहाँ पर लिख लो भाजक के, जो भाजक संख्या दी हुई है ना उसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम इनको बता पाएंगे कि इसमें कितनी जीरो है और कितने 5। यदि जितनी जीरो उतने 5 है तो उसको हम दशमलव बना सकते हैं, यदि जितने जीरो उतने 5 नहीं है तो उसको हम जीरो दशमलव के रूप में नहीं बना सकते। तो देखते हैं हमारा क्या है यहाँ 13/3125। तो 31/25 को क्या कर लेंगे हम, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब है हम इसको लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 छंग 30, कितना बचा 1, 1 और 2 कितने मिलकर बन जाएंगे 12, 5 दूनी 10, 10 2 बच जाएंगे 2 और 2 और 5 मिलकर बता देंगे 25, 5 पंजे 25। अब फिर दोबारा से 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 1 और 2 मिलकर बता देंगे हमारा 12 और 5 दूनी 10 और 2 और 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 5 एकम 5, ये हमारा कट के आ गया। कितनी 5 है यहाँ पर, 3 और 2 5, 5 5 आए हुए हैं। इसका मतलब है 13/5 अब इसको हमें, यदि हम इसको क्या कर लें, यदि इसको हम क्या बना लें एक तरीके से, इसको अब हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के लिए जितनी जीरो वो जितने 2 उतने ही 5 चाहिए। तो इसके नीचे यदि हम उतने ही 5 बनाने हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 5 की घात कितनी है 5, तो यहाँ 2 की घात 5 की गुणा नीचे कर देंगे, 2 की घात 5 की गुणा ऊपर, और 2 की घात 5 की गुणा ऊपर होने के बाद ये संख्या हमारी कितनी जीरो बन जाएंगी, इसमें से ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 5 और 1 2 मिलकर क्या बनाते हैं 10। तो 5 5 और 2 5 मिलकर क्या बना देंगे 10 की घात 5, मतलब कि 1 2 3 4 5, ऐसे कि 5 बार जीरो आ जाएगी। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे देखो, इस क्वेश्चन इन क्वेश्चनों को नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, केवल इसके बारे में बता रहा हूँ। तो संख्या में जितनी 5 की घात हैं उतनी ही 2 की घात की गुणा अंश हर में करके दशमलव रूप में बदल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पर स्टार बनाकर इसको हमें लिखना है। देखो सबसे पहले तो हमें इसको ये नोट करना है, उसके बाद हमें ये सेकंड प्रोसेस बनाना है, सेकंड प्रोसेस के बाद हमें ये करना है, इसको करने के बाद हमें इसको ये लिखना है, और उसके बाद हमें फिर ये लिखना है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे। देखिए तो इसका मतलब है कि यदि मैं 2 की घात 5 करूँ, 2 की घात 5 का क्या मतलब है, 2 की घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की गुणा 13 में करनी है, 32 की गुणा 13 में करनी है, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 40 41, 416 आ जाएगा ऊपर इसका इनकी आपस में जब गुणा करेंगे हम इन दोनों की। ठीक है ना, इन दोनों के आपस में गुणा करने पर क्या आने वाला है, 13 गुणा 32 और 2 यहाँ कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 की घात 5। अब क्या करेंगे, 13 और 32 की गुणा करने पे क्या आया था हमारा 416, 416 10 की घात 5 है, तो 10 की घात 5 का मतलब है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 5 0 चढ़ानी है। 5 0 कैसे चढ़ाएंगे, 5 0 चढ़ाने के लिए इसके अंक गिनेंगे हम, क्या गिनेंगे 416, कितने अंक, एक इस साइड से गिरते हैं राइट हैंड से, कितने जितने अंक जितनी जीरो उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगता है। देखो 1 2 3 4 5
5 जीरो है ना, यहाँ 5 अंक हमने इनको 5 अंक बना लिए, और ये 5 अंक बना लिए ना हम इनके। 5 अंक बनाने के बाद इसके पॉइंट लगा दी। यदि हमारे अंक कम पड़ जाते हैं तो उसमें हम जीरो जोड़कर लेफ्ट हैंड पर उसको एक अंक के रूप में मानते हैं, और उतनी ही पॉइंट लगाकर इसको आसानी से दशमलव रूप में बदल लेते हैं। ठीक है ना। तो इसको तो आप समझ पा रहे हैं अच्छे से कि हमने किस तरीके से दशमलव रूप में बदला। तो अब बताइए, इसको हमने दशमलव रूप में बदलकर आपको अच्छे से समझा दिया है, तो क्या ये अब हम बता सकते हैं ये शांत है या अशांत, ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? कैसा बताएंगे? देखिए यहाँ का ये बिल्कुल समाप्त हो गया ना, तो क्या कहेंगे? ये शांत प्रकृति का। कैसी है ये? शांत। और कैसा है ये? परिमेय, परिमेय संख्या। और क्या है ये? शांत प्रकृति का। ये शांत, ये वाला शांत है, शांत प्रकृति। कैसी प्रकृति का है? शांत प्रकृति का। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसे सब बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। अब मैं इसको मिटाकर दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पर ही, तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले नीचे हर के, उसके बाद उसमें 2 और 5 देखेंगे। यदि 2 और 5 में से कोई भी एक संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार हो सकता है, यदि 2 और 5 नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार नहीं हो सकता। तो समझ गए नहीं आप? तो देखिए इसको मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। देखिए ये तो इसका आंसर क्या हो गया? ये है शांत। अब देखिए 29/243, 29/243 के बारे में आप यहाँ लिखते हैं 243, तो 29/343 है। 343 जो है हमारा, 343 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएंगे? देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। ये 7 से काट देंगे। 7 की क्यूब होती है, क्योंकि 343 का मतलब है 743, और 7 से काट कर दिखा देता हूँ। 7 चौक 28, कितनी बार? 4 बार। कितना बच गया? 2, और 2 और 4 6, 6 और 3 मिलकर क्या बना देंगे? 63, और 7 नीम 63, और फिर 7 से काटेंगे। 7 7 49, और 7 एकम 7। अभाज्य गुणनखंड करें तो इसका क्या क्या आ जाएगा? ये अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका 29/7 गुणा 7 गुणा 7। क्या इसके नीचे हर में 2 या 5 आ रहा है? कोई भी एक अंक नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या संख्या है? अशांत प्रकृति के, अशांत और अपरिमेय। ये भी बता देता हूँ मैं, अपरिमेय जो अशांत होती है वही अपरिमेय होती है। अब संख्या देखते हैं। ये देखिए 23/2³ गुणा 5³ 2। क्या ये संख्या शांत है या अशांत? देखिए अब मैंने बताया यदि संख्या के नीचे 1 2 और 1 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं है तो वो शांत प्रकृति की होगी, क्योंकि हम 2 और 5 को दशमलव में बदलना हमारा आसान होता है, मतलब बदल जाता है, और संख्या नहीं बदलती हैं। तो देखिए 23 तो ऊपर रहेगा, जितनी 2 हैं उतने ही 5 होनी चाहिए। यहाँ 5 तो 2 हैं, 3 और 2 3 है, तो 1 5 की कमी है ना यहाँ पर। तो क्या करेंगे? मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, अंश व हर में, अंश व हर में नहीं नहीं नहीं, यदि इसके 3 हैं, ये 2 हैं, घात, इस घात को मैं बदलना चाह रहा हूँ, ये नहीं बदलेगी। क्या करेंगे? अंश में हर में 5 की गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। यदि अंश में हर में 5 की 23 तो यहाँ है, 2³ 3 यहाँ है, और 5³ 2 यहाँ है। इसमें क्या 5 की गुणा ऊपर 5 की गुणा नीचे। यदि मैं 5 की गुणा ऊपर 5 की गुणा नीचे कर देता हूँ तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 23 तो ये 23 आ जाएगा, 5 की गुणा यहाँ पहुँच जाएगी, 5 की घात 2 है, 1 घात ये होगी, तो कितनी हो जाएगी? 5 की घात
2 की घात 3 है और 5 की घात भी यहाँ 3 है। यदि दोनों की घात 3 बराबर बराबर आ गई है तो इसको हम दशमलव प्रसार कैसे कर सकते हैं, देखिए। तो देखिए 23 पंजे कितने होते हैं, पहले तो हम इसको ये देखिए। 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, कितने हो जाते 115। तो 23 पंजे तो 115 होते हैं। अब देखते हैं हम, दो जितनी 2 हैं उतनी ही 5 है, मतलब कि 10 की घात जो है हमारी 10 में कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो, 1 2 3, 3 घात है तो 3 जीरो हमारी यहाँ टिक चुकी है। अब हमने बताया क्या, कितनी पॉइंट लगाना है, कितने अंक के बाद, जितनी जीरो है। 1 2 3 जीरो है तो 3 पॉइंट अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 115। तो 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट को दिखाने के लिए जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, वैसा वो बस पॉइंट को दिखाने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं। इसी क्वेश्चन का ये आंसर आ जाता है। इसी तरीके से अब और क्वेश्चनों को करने के लिए आप इसको इसी तरीके को अपनाएंगे और आसानी से इन क्वेश्चनों को कर देंगे। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में ही करना है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिए। 1b 15/160, पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है 6/15, 6/15 को भी करना है। और फिर क्या है 1x, 9वां क्वेश्चन है 35/50, 4वां क्वेश्चन हो गया है 9वां क्वेश्चन। और 10वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 77/210, इसको भी करना है। तो 3, और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर एक 64/455, ये भी दिया हुआ है। बस यही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इनको सभी क्वेश्चनों को आपको होमवर्क के लिए मैं देकर जा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको आसानी होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रकृति के हैं। इसमें हमें केवल यही बताना है कि ये शांत है या अशांत। जैसे ये वाली संख्या 3 अंक के बाद रुक जाती है तो इसको कैसे बोल देंगे हम, शांत संख्या बोल देंगे, ठीक है ना। शांत और परिमेय, शांत और परिमेय। तो इसको तो हम अच्छे से समझ पाए। इस चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो इसमें बताना है कि हमें ऊपर दी हुई संख्याओं के, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार को लिखना है उसके। देखिए अब हमारी संख्याएं कौन कौन सी है, ये जो शांत है और अशांत। देखिए इन संख्याओं में पहले तो मैं आपको, ये दूसरा क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ऊपर दी गई प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार कौन कौन सी संख्याओं का हो सकता है जो शांत है। शांत संख्याओं के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, जो ऊपर वाले दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 से प्राप्त है। तो देखिए कौन कौन सी हमारे शांत है। जैसे कि ये वाला शांत था, ये वाला तो अशांत था, क्या था, ये अशांत था। और 2 और 5 वाला क्या था हमारा, शांत, ये भी शांत था, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले। ये भी क्या हो जाएगा, शांत, ये शांत है। ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, शांत। ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, शांत। ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, शांत। ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अशांत। और ये कैसा हो जाएगा हमारा 4, 55। ये आप देखना पड़ेगा इसको। और ये सारी संख्या देखो, मैं शांत शांत वाली लिख लेता हूँ पहले तो। इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हमने जिन जिनको सिद्ध करा है उनको। देखिए पहला तो देखते हैं 13 सही 3525, ये वाला क्वेश्चन। इसको हमें बताना है, इसको दशमलव क्या कहना, दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार क्या बताया था मैंने, इसकी जो घात बन रही थी हमारी आ रही थी 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 आ रही ही थी। तो हमने क्या कहा, उतने ही अंक के ऊपर यहाँ पर 5, 2 की घात 5 लिख लेते हैं, 2 की घात ऊपर भी 5। अंश व हर में दोनों में क्या करनी है, अंश, इसे ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, क्योंकि 2/5 की 2 जितने अंक, जितनी घात 2 की घात
जितनी घात 5 पर होती है उतनी घात 2 पर ही करनी पड़ती है, या 2 की जितनी घात 2 पर होती है उतनी घात 5 पर, इनको बराबर बनाना पड़ता है तब हम इसको बता पाएंगे। देखिए हमने कर ली है। और 2 की घात 5 कितनी होती है? 32, 13 गुणा 32, और ये आ रहा था 2 की घात 5 और इसकी 5 दूनी 10, 10 की घात 5, 5 घात आ चुकी है एक तरीके से। तो 13 की 32 में गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 416, और 10 यहाँ पर है 5 जीरो, तो 5 जीरो का मतलब क्या बताया था? 5 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। देखिए 416, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हमने दशमलव प्रसार कर दिया है। अब देखते हैं नीचे वाले का, इसी तरीके से जो शांत वाले, उन्हीं का ही दशमलव प्रसार करना है और किसी का नहीं करना है, केवल उन्हीं का ही करना है। देखिए 17/8 इसको करना है हमें शांत, इसका दशमलव प्रसार दिखाना है। कैसा? दशमलव प्रसार को ऊपर के प्रश्न से शांत तरीके से इसको प्रसार करके दिखाना। देखिए इसका, अब देखिए 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, 8 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 होता है। 2 की घात 3 होने का मतलब भी क्या होता है? जितनी नीचे 2 की घात होती है उतनी ही नीचे 5 की भी घात बनानी पड़ती है, तभी वो दशमलव में हमारा परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इसको हम दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे? 17 और 2 की घात 3, उतनी ही 5 की घात लगा लेंगे, 5 की घात भी हम 3 लिख लेंगे। यदि नीचे लिखे है तो 5 की घात ऊपर भी लिखनी पड़ेगी, जब भी तो हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा हो चुका है। तो अब इसको ले लेते हैं। देखिए 5 की घात 3 कितनी हो जाती है? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 17 तो ऊपर है और 125 की गुणा और करनी पड़ेगी। और 5 की घात 3 कितनी होती है? 125 और 125। देखिए 2 और 5 मिलकर क्या बना देते हैं? 10, 10 की घात 3 हो जाती है ये। तो 10 की घात 3 का मतलब है 3 जीरो, और 10 की घात 3 जीरो का मतलब है 125 की गुणा मुझे किस में करनी है? 17 में। 17 की यदि मैं करूं, देखिए 17 पंजे 85, 85 का 5 हासिल लग गए 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 42, 42 का 2 हासिल लग जाएंगे 4, और 17 कम 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे? 21। ठीक है ना, 17 4 21 ही होते हैं ना। और नीचे आ जाएंगे 3 जीरो जो इसकी नीचे आई हुई हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया, तो ये कैसी हमारी संख्या होगी? दशमलव प्रसार हो गया इसका। इसी तरीके से जो और बाकी हमारी संख्याएं हैं उनका हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं और आसानी से करेंगे। यदि इसी तरीके से आप क्लास को में पूरी क्लास तक बने रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से सीख जाओगे, जो कि आपने आगे पहले नहीं सीखे हो, तो अब इनको बहुत ही आसानी से आप समझ रहे हो और समझ भी पाओगे। तो मैंने यहाँ हर क्वेश्चन के मैं ज़्यादातर 2 तरीके आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? इसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो इसको मैं मिटाने की तरफ चल रहा हूँ अब। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दर्शाई गई प्रत्येक संख्या के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो संख्या कौन कौन सी है उनको हमें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं तो वह परिमेय है, नहीं तो नहीं। तो देखिए इस संख्या को हम लेते हैं पहले संख्या पर। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का। तो अब देखिए ये कहते 43.123456789 तक दिया हुआ है। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये एक शांत प्रकृति की संख्या है जो एक परिमेय संख्या होगी। पर कैसे? देखिए इसको हम परिमेय में बदलेंगे। 43.1 कितनी संख्या है? 9। उसी के जितनी अंक होते हैं, यदि हम जिस तरीके से हमने दशमलव ऊपर पहुँचाए थे उसी तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंड के लिए उनके दशमलव नीचे लाएंगे। देखिए कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 9 अंक है तो 9 जीरो, 9 जीरो लगा दिए हमने। ठीक है ना, तो अब आगे चलते हैं। तो 9 जीरो लगा दी हैं इसकी,
तो इस तरीके से हम इनको नीचे लिखेंगे। ठीक है, 43 क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 की घात 9, और 10 की घात 9 क्या होती है हमारी, क्या होती है 10 की घात 9, 2 गुणा 5 की घात 9। तो इसे हम इस तरीके से लिख पाए तो हम यहाँ एक लाइन लिखनी है हमें यहाँ, जो कि अभाज्य गुणनखंड होने के लिए गुणनखंड होने के लिए तो नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया। गुणनखंड होने शांत संख्या होने के लिए, शांत संख्या के गुणनखंड होने के लिए 2 की घात n और उसी तरीके से 5 की घात n होना आवश्यक है जो कि इस संख्या में, जो कि हमारी संख्या में 2 की घात 9 और 5 की घात 9 हो रही है। तो कह सकते हैं कि यह संख्या शांत है और परी में भी है। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए, जो संख्या शांत होगी वो परी में पी होगी, और जो अशांत होगी वो अपरी में होगी। देखिए जैसे इसको हम देखें, यह संख्या, ये संख्या, इसके अब क्या सेकंड वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम। देखिए इसमें पहले तो 12 है, उसके बाद ये सीरीज बनी, इसके बाद हर बार सीरीज बदलती जा रही है। तो ये संख्या कैसी है, यह संख्या अशांत है, जिसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, जिनको यह संख्या अशांत है जिसका दशमलव प्रसार अशांत है, और इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते। ओके, नहीं किए जा सकते। अभाज्य गुणनखंड मतलब, इस अभाज्य गुणनखंड मतलब 2 की घात n और 5 की घात n में नहीं बदला जा सकता। तो यह संख्या, तो कह सकते हैं, यह संख्या क्या है हमारी, अभाज्य नहीं, अपरी में। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर। और क्वेश्चन पर लास्ट वाले पे चलते हैं। देखिए इसमें 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, यह संख्या शांत व समान दशमलव प्रसार की है। ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार संभव व अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं।
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो अब आज हमने इन क्लासों में एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के सारे क्वेश्चनों को देखा है। आशा है इसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे आने वाली क्लासों में भी इस तरीके से ही हम पढ़ते रहेंगे और भी अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जो लेने वाले हैं चैप्टर का नाम है हमारा स्टैटिक्स। इसके बारे में हम अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए इसके बाद लेंगे हम स्टैटिक्स चैप्टर को, जिसमें हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना घटाना और एवरेज के बारे में उनको अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास की विदा लेने के लिए लेते हैं और चलते हैं। जय हिंद।